नाम है अल्टरनेटिंग करेंट, जो कि 7 चैप्टर है। और इस साल जो अभी नया अपना पैटर्न आया है एग्जाम का, उसको उसके हिसाब से ये लास्ट चैप्टर होगा। शायद ये लास्ट चैप्टर होगा। 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक यही चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चन आपसे अराइज किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग का आज लास्ट चैप्टर इसका डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 चैप्टर, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करेंट। एक्चुअल में इसका नाम अल्टरनेटिंग करेंट क्यों है? अल्टरनेटिंग करेंट का मतलब ये होता है कि ये अपनी एक कंप्लीट साइकिल में अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और एक फिक्स टाइम इंटरवल में यह हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अगर इसकी हम बात करें कि यह किस तरीके से ये चलता है अल्टरनेटिंग करेंट, तो ऐसे अगर दिखाया जाए, यह कुछ इस टाइप से ये बेटा ये मूव करता है। यह कुछ इस टाइप से ये मूव करता है, जिसमें ऊपर का हाफ पोर्शन ये पॉजिटिव फेस में रहता है और नीचे का हाफ पोर्शन ये निगेटिव फेस में रहता है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में AC भी कहा जाता है, यह इस तरीके से मूव करती है। तो यह AC के मूव करने का ये एक ग्राफ है। इस तरीके से AC मूव करती है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर DC की बात करेंगे, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं आता है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यह एक सीधी रेखा में चलती है। तो इसको हम लोग DC कहते हैं। ये DC है। इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है पाथ में। जबकि AC में क्या हो रहा है, यहाँ से यह बढ़ना शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाकर के इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, फिर घटना शुरू होती है, घटते घटते आकर के यहाँ पे 0 हो जाती है, फिर अब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होती है, इस तरीके से चलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या AC। अब बेटा इसमें हम लोग को ये देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट या इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और वह इक्वेशन होता है I = I0 sin ओमेगा टी। I = I0 sin ओमेगा टी। आपको इसे याद कर लेना है। I = I0 sin ओमेगा टी। ये तो करंट के रूप में हो गया। लेकिन अगर EMF या वोल्टेज के रूप में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं पोटेंशियल के रूप में, तो इसको हम लोग लिखेंगे E = E0 sin ओमेगा टी। ये लिखा जा सकता है। किसी किसी बुक में इसको ऐसा भी लिखा गया होगा V = V0 sin ओमेगा टी। तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पूरे चैप्टर में आप चाहे E0 यूज करो या V0 यूज करो, चलेगा, लेकिन कोई भी एक टाइप से ही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे I = I0 sin ओमेगा टी या E = E0 sin ओमेगा टी। यहाँ पे बेटा I और E, मतलब I भी 2 दिख रहा है, एक I दिख रहा है, एक I0 दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, I और I0 में क्या फर्क है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर I इज इंस्टेंट करंट। क्या कहलाता है? इंस्टेंट करंट कहलाता है। जबकि वाई जो I0 होता है, I0 इसको हम लोग मैक्सिमम करंट कहते हैं। मैक्सिमम करंट कहते हैं। ठीक है। सेम वैसे ही जो E है, E इंस्टेंट EMF एंड E0
ये मैक्सिमम ईएमएफ, तो इस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करने का दूसरा भी तरीका है। यहाँ पे जो आपने देखा कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसकी जगह पे साइन की जगह पे कॉस फंक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसको कॉस के रूप में हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, और I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इस तरह से भी बेटा डिनोट किया जा सकता है, चाहे आप इसको साइन के फंक्शन में लिखो या कॉस के फंक्शन में लिखो, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ये दोनों ही करंट के, अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप साइन फंक्शन के रूप में लिखिए या कॉस फंक्शन के रूप में लिखिए। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है बेटा, अब हमको ये देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में करंट आती है, जो सप्लाई आती है, वो कौन सी करंट है, तो ऑलरेडी वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब हमें देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो यूजेज है, अगर वो वर्ल्ड वाइड हम देखें तो कितना परसेंट तक यूज अल्टरनेटिंग करंट का लोग करते हैं और कितना परसेंट डीसी करंट का करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का जो यूज होता है वह लगभग 99% यूज अल्टरनेटिंग करंट का होता है, और डीसी करंट का जो यूज होता है वह लगभग 1% सिर्फ होता है। मतलब यूजेज, यह बेटा एक नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, यूजेज ऑफ एसी अप्रोक्सीमेटली 99%, वाइल यूजेज ऑफ डीसी अप्रोक्सीमेटली 1%। ये इतने का फर्क है बेटा, 99% और 1%। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इतना अल्टरनेटिंग करंट यूज किया होता है और डीसी जो है 1% यूज हो रहा है। सबसे पहला जो रीजन है वो है अल्टरनेटिंग करंट जो है बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है, और ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। डीसी करंट क्या होता है, जैसे हम घरों में देखते हैं अपने, डीसी करंट कहाँ से लाते हैं, सेल, बैटरी, यही सब रहता है। तो जैसे कि हम लोग देखते ही हैं कि सेल बार बार खराब हो जाता है, उसमें केमिकल डालना पड़ता है या उसको हमें फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें ये वेस्टेज ज़्यादा होता है, ये वेस्टेज ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें जो एनर्जी जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एसी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं, और इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। यहाँ पे भी हम कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसको प्रोड्यूस करना भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसको आसानी से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे, एसी जनरेटर में क्या करते थे, दो मैग्नेट लेते थे और उन दोनों मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते थे, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म के द्वारा उस कॉइल को हम लोग क्या करते थे, रोटेट कराते थे। उसके रोटेट कराने से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाती थी। तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, इसलिए इसका वर्ल्ड वाइड जो यूजेज है अप्रॉक्सीमेटली 99% है, जबकि डीसी का यूजेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 1% है। समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? और इसको मैंने जो बताया था यह मान लेते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, ये IRE है और इस पर मैंने टाइम लिया है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये मैंने ग्राफ दोनों को बताया है, यह AC करंट का है और ये DC करंट का है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ
अच्छा एक चीज और समझना बेटा, यहाँ पे कंप्लीट वन साइकिल कब पूरा होगा, कंप्लीट वन इंटरवल कब पूरा होगा, वन साइकिल कब पूरा होगा। तो देखो बेटा ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रहा है, तो ये कंप्लीट वन साइकिल कहा जाएगा। यहाँ तक क्या कहा जाएगा, कंप्लीट वन साइकिल कहा जाएगा ये। और इसमें लगने वाले टाइम को यदि मैं कैपिटल टी से डिनोट करूं तो इसके लिए ये टाइम पीरियड कहा जाएगा। इसके लिए क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रिक के जो एसी करंट है वह कितनी बार मूव कर रही है, कितना कंप्लीट राउंड लगा रही है, कितना कंप्लीट साइकिल कर रही है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से, और एफ इक्वल टू होता है 1/t। मतलब टाइम पीरियड को 1 के अपान में लिख दिया जाए, जितना टाइम इंटरवल इसमें लग रहा है उसको उससे 1 को डिवाइड कर दिया जाए या 1 के अपान में लिख दिया जाए तो वह फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, 2π/t, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है। अब बेटा हम लोग को इसमें ये देखना है कि साइन और कॉस, यहाँ पे जो साइन फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे आएगा और कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा। तो इन दोनों का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट में कैसे बनता है। ग्राफ ऑफ AC विथ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। तो बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ये स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह से ये मूव करता है, ऐसा चलेगा। इसका ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव और ये नीचे वाला नीचे का ये निगेटिव होगा। तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसकी 1 कंप्लीट साइकिल यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ तक हाफ होती है, फिर ये हाफ होती है, मतलब यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह कंप्लीट 1 साइकिल कहा जाएगा। और इसमें लगने वाले टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो ये जो ग्राफ बना है या किसके वर्सेस बना है, तो I/R/E वर्सेस T, टाइम के वर्सेस बना है। आप I बोलो या E बोलो, ये है। अच्छा यहाँ पे जो ये पीक पॉइंट दिख रहा है, इसी पीक पॉइंट को हम लोग I0 और E0 से डिनोट करते हैं। और इसको लेकर आएंगे तो y एक्सिस पे ये जो मिलेगा यही क्या होगा, I0 होगा और E0 इस पॉइंट पर डिनोट किया जाएगा। ये जो मैक्सिमम है इसी को हम लोग I0 या E0, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, I0 इज द मैक्सिमम करंट और E0 इज द मैक्सिमम EMF। तो ये जो पीक पॉइंट है इसको I0 और E0 से डिनोट करेंगे और ये हमारा साइन का फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये। और इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2π/t होगा। अब यहाँ पे कॉस का ग्राफ देखें, कॉस फंक्शन के साथ में, तो ये ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ कॉस फंक्शन, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये थोड़ा सा चेंज होता है। एक्चुअल में साइन के साथ में 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस के साथ में क्या होता है, ये मैक्सिमम से ही स्टार्ट होता है। ये आई एंड ई इस पे है, यहाँ पे टी है, टी वर्सेस बनाए, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसा आएगा, पहले मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर ये मिनिमम,
फिर ये इस टाइप से चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद फिर आप चलना स्टार्ट करो, यहाँ से देखो तो यहाँ से सेम आपको मिल जाएगा, सेम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ के बाद से कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो है ये पॉइंट जो है यह I0 और E0 कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम है। ये पोर्शन इसका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इस तरीके से यहाँ पे मूव करता है। इसका ये कंप्लीट पीरियड कहाँ पूरा होगा, तो यहाँ से चल के जब यहाँ तक जाएगा तो इसका एक कंप्लीट पीरियड यहाँ पे होगा, 1 कंप्लीट साइकिल होगा। यहाँ पे मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग कैपिटल T या टाइम इंटरवल कहेंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग ये देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या यूज होता है। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं, इसके अलावा इंडक्टर लगा सकते हैं, इसके अलावा कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का, जैसे रेसिस्टेंस का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, इन सब का अल्टरनेटिंग करंट के साथ में कैसा बिहेव होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग करंट को कौन अपने अंदर से आसानी से पास होने देता है, कौन डीसी को पास होने देता है, कौन एसी को रोकता है, कौन डीसी को रोकता है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखनी है। हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो एक रेसिस्टेंस है या जिसको हम रेसिस्टर कह सकते हैं, दूसरा इंडक्टर है और तीसरा कैपेसिटर है। इन तीनों में से देखते हैं कि कौन किसको रोकता है और कौन किसको पास होने देता है, मीन्स एसी को या डीसी को। तो देखिए बेटा, सबसे पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट एक रेसिस्टर लेते हैं। रेसिस्टर का मतलब कि रेसिस्टेंस, ये हमने एक रेसिस्टर लिया और इसमें जो ईएमएफ है वो E0 है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, अगर ओम्स लॉ हम यूज करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू क्या लिखेंगे, E अपान में R लिखेंगे, E अपान में R। एक्चुअल में I इक्वल टू V अपान R होता है, लेकिन यहाँ पे V के प्लेस पे हम लोग E यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल के लिए यहाँ पे E यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या लिखा जा सकता है, ये तो इंस्टेंट करंट के लिए हो गया। अगर हम बात करें मैक्सिमम करंट के लिए तो I0 इक्वल टू E0 अपान में R, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है R है, देखो R क्या कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्ट कर रहा है, यानी कि जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें से करंट उतनी कम फ्लो होगी। मतलब ये क्या करता है, एसी को एक तरीके से रेसिस्ट करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। इसी तरह से दूसरा हम लोग इंडक्टर लेते हैं। इंडक्टर ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडक्टर क्या पढ़े थे हम लोग, जैसे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। तो उसमें एक हम लोगों ने लेंज लॉ भी पढ़ा था। लेंज लॉ में क्या बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला या किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला करंट या ईएमएफ, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, वह उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही लेंज लॉ है। तो इंडक्टर में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडक्टर का जो साइन होता है, यह कुछ हम लोग ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं, और रेसिस्टेंस का साइन ऐसा बनाते हैं। ये इंडक्टर है अपना, ये इंडक्टर है।
और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, जबकि इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L से। अगर इसमें करंट हम लोग देते हैं तो यह इसमें फ्लो होने वाला करंट या ईएमएफ, प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या करता है, उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय द लेंज लॉ E इक्वल टू माइनस, क्या लिखे थे याद होगा, माइनस L di अपान में dt, ये हम लोगों ने लिखा था। इसमें का निगेटिव जो साइन है वह अपोजिशन बताता है कि इसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो E इक्वल टू माइनस L di अपान में dt ये होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये करंट को, एसी करंट को पास होने दे रहा है, तो ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है या रोकता है। इंडक्टर रेसिस्ट या रेसिस्ट टू द एसी, या एसी करंट को क्या करता है, अपने अंदर से पास होने से या रोकता है। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं जिसको हम लोग कैपेसिटर कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर का साइन आप लोग जानते हो कि इस टाइप का कैपेसिटर होता है, और इस कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स से इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए और यहाँ पे स्विच लगा दिया जाए। जैसे ही स्विच को चालू करते हैं तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज होने लगती है और ये वाली प्लेट जो है निगेटिव चार्ज होने लगती है। अब इसमें करंट तभी तक फ्लो होता है जब तक ये कैपेसिटर जो है चार्ज होता है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। मतलब ये हो गया कि डीसी करंट को क्या कर रहा है, ये रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट टू द डीसी करंट। कैपेसिटर रेसिस्ट टू द डीसी, या डीसी को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा दूं, अगर इस तरीके से मैं कोई एक बल्ब लगा देता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, यह थोड़े देर के लिए जलेगा। जब तक ये चार्ज होगा तभी तक ये जलेगा, अदरवाइज क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये फिर ग्लो करना बंद कर देगा। मतलब ये जो बल्ब होगा, बल्ब ग्लो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर यहीं पर इस डीसी के प्लेस पे अगर मैं एसी करंट यूज करता, तब देखो बेटा क्या होगा। मान लीजिए ये कैपेसिटर हमने लगाया, कैपेसिटर का साइन सी होता है तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, और इस तरह से यहाँ पे एक डीसी एसी लगाते हैं। ये एसी का साइन है बेटा, ये एसी का साइन है। अगर ऐसा बनाते हैं एसी का है और ऐसा बनाते हैं तो ये सेल या बैटरी का होता है जिसमें डीसी होती है। और आपने यहाँ पे स्विच लगा दिया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। अब आपको मालूम है कि जो एसी होता है इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। जैसे ये एसी है तो इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो आगे निगेटिव, मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अभी इसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, लेकिन कुछ समय बाद, हाफ साइकिल बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं, तो यहाँ से करंट इधर फ्लो करता है और ये वाला जो प्लेट है वह पॉजिटिव चार्ज और ये वाला प्लेट जो है ये निगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हाफ साइकिल चला उसके बाद से अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब करंट का डायरेक्शन अब ये उल्टा हो गया, अब इधर का पॉजिटिव हो गया और इधर का निगेटिव हो गया। मतलब क्या हो गया, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। पहले तो इस डायरेक्शन जा रहा था, अब करंट जो है इस डायरेक्शन में जाने लगा, उल्टा जाने लगा। उल्टा जाने का मतलब क्या हो गया, क्या इधर का जो निगेटिव चार्ज है अब ये पॉजिटिव बदलने लगा और इधर का निगेटिव बदलने लगा। तो अब इधर क्या होने लगा, ये पॉजिटिव चार्ज होने लगा
और इधर धीरे 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 ये निगेटिव चार्ज होने लगा। इस तरीके से फिर क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो तब तक इसकी फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, अब क्या होगा, फिर इधर का निगेटिव हो जाएगा, इधर का पॉजिटिव हो जाएगा। तब पोलैरिटी चेंज बार बार होने की वजह से इसमें जो करंट का फ्लो है वह कंटिन्यूअस बना रहेगा। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर मान लो कि कोई बल्ब आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, इस तरीके से कोई बल्ब अगर यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, अब क्या होगा, इसमें करंट तो बार बार फ्लो हो रहा है, चाहे करंट इस डायरेक्शन में आए या करंट इस डायरेक्शन में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बल्ब को तो सिर्फ क्या मिलना चाहिए, करंट मिलना चाहिए। अब बल्ब को करंट मिलता है और बल्ब जो है कंटिन्यूअसली ये ग्लो करता है। समझ में आ गया बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वह डीसी को अपोज करता है यानी रेसिस्ट करता है, और क्या करता है, कैपेसिटर अलाउ टू द फ्लो। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर से एसी करंट को अंदर से फ्लो करने के लिए परमिशन देता है, मतलब ये अलाउ करता है। लेकिन डीसी को क्या करता है, डीसी को रोकता है। जबकि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है एसी को रेसिस्ट करता है, और यहाँ पे ये डीसी को अलाउ करता है। एंड डीसी को ये अलाउ करता है, यहाँ पे क्या करता है, एसी को ये रेसिस्ट करता है। ठीक है, ये एसी को रेसिस्ट करता है, उसमें फ्लो तो करती है लेकिन फिर भी उसको रोकता है वो। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, तो आज अब बस रहने देते हैं। और ये आपका कल जो मैंने डिस्कस किया था उसको मैंने आज रिवाइज किया है, और अब मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है बेटा, ओके।